हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। मित्रों, स्वागत है आपका जीएस ह्यूमर के एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में जैसा आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, हमारा जो सेंट्रल बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी लिहाज से सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने कंपाइल करके आपके सामने हैंड राइटिंग नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 1 फरवरी को जो हमारा जो बजट पेश करा गया है, ये बजट है जो ये अंतरिम बजट है, ये इंटरिम बजट है। इसलिए है क्योंकि अगर हम देखते हैं 2024 में मई में जो लोकसभा की इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जो इलेक्शन वाले टाइम तक के लिए जो बजट ये पेश करा गया है ये अंतरिम बजट है। दरअसल मामला ये होता है, रूल और अगर परंपरा की बात करें तो ये होता है कि जब जिस वर्ष इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद जो नई सरकार चुन के आती है वो सरकार ही अपने आने वाले नए साल के लिए अपना बजट और इकोनॉमिक सर्वे लेके आती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ भी ना हो, एक बहुत छोटा सा बजट और छोटा सा इकोनॉमिक सर्वे, कुछ आंकड़े सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं, तो ये गवर्नमेंट का अपने आप में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, हम अपने इन पॉइंट्स को सारे इनको कवर करेंगे। ये जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आप बस इनको रिवाइज कर सकते हैं। जो भी एग्जाम आप देने जाएं इनको जरा प्लीज से जरूर से देख के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो अंतरिम बजट में हम पहले चलेंगे और देखेंगे हम अपना जो पहला पार्ट है उसके में देखेंगे हम। तो अगर बजट के बारे में देखिए, अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत बजट जो शब्द है ना वो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगर हम कहें तो जो आर्टिकल 112 है वो क्या कहता है, तो उसमें जो चीज मेंशन है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट लिखा हुआ है। उसमें एग्जैक्टली यही टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बजट की जो कुछ आउटकम्स हैं, जो कुछ बातें बताई गई, जो कुछ डेटा दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है उसके द्वारा 2.7 लाख करोड़ की बचत की गई। यानी कि जब हम देख रहे हैं कि जो पॉलिसीज में हम जो सब्सिडी देते हैं, तो अब उन सब्सिडीज की जगह हम डीबीटी करने लगे हैं, सब्सिडी को डीबीटी की तरह देने लगे हैं। यानी कि जिस भी प्रकार की किसी को सहायता देनी है उस सहायता को डायरेक्ट हम लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं, उसको हम डीबीटी बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपनाने से टोटली हम देखते हैं 2.7 लाख सरकार को हुई है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में जो 25 करोड़ लोग हैं वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम 2023 में जो आईआईटीज की संख्या है वो 23 हो गई है और एम्स की संख्या 2022 तक 22 हो गई है। वहीं पर जो विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटीज की संख्या की बात करें तो 1113 टोटल संख्या इनकी हो जाती है देश में। स्टेम पाठ्यक्रम की बात करें यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये जो पाठ्यक्रम होता है इसमें जो महिलाओं का नामांकन होता है वो 43% हो गया, ओवरऑल काफी बढ़ गया है। ठीक है, चालू खाता घाटा की बात करें तो 2024 के लिए जो प्रेडिक्ट करा गया है चालू खाता घाटा वो रखा गया है 0.67%, और जो 2023 में रहा है वो काफी कोविड की वजह से या फिर अन्य कई सारी वजह थी, उस टाइम पर ये बढ़ गया था। तो 1.78 ये 2023 में चालू खाता घाटा हमारा रहा है। अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें तो भारत में बेरोजगारी दर रही है 3.2%, और अगर जो बैंकों का ग्रॉस एनपीए टोटल 2023 में वो 3.2% हुआ है, यानी कि काफी कम हुआ है पहले से। जीएसटी ओवरऑल, अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करेंगे तो ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब हम देखते हैं बजट के अकॉर्डिंगली कि सरकार का पैसा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है और सबसे ज्यादा पैसा आता कहाँ से। ठीक है, तो बात करेंगे हम रुपया आता कहाँ से सबसे ज्यादा है। तो ये एक्चुअली मैंने इसीलिए सीधे डायरेक्टली पॉइंट में आपके लिए क्रम में सजाया कि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आता है विकल्प के रूप में कि सबसे ज्यादा रुपया जहां से आता है और सबसे ज्यादा जहां खर्चा हो रहा है उनको सबसे ज्यादा से कम की ओर उनको हमें क्रम में ऑर्डर में सजाना होता है। एग्जैक्टली मैंने आपके लिए भी ऐसे ही पेश करा है। ठीक है, तो रुपया आता है यानी कि रुपया कहां से आता है सबसे ज्यादा, तो उधार के द्वारा आता है हमारे यहाँ सबसे पैसा। उसके सरकार के पास जो पैसा आता है वो सबसे ज्यादा उधारी के रूप में आता है। उसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास। उसके बाद आता है जीएसटी कलेक्शन, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर। तो ये जो टॉप 4-5 जहां से पैसा आता है उनको यहाँ से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सरकार के खर्चे की बात करेंगे तो सरकार का खर्चा सबसे ज्यादा होता है ब्याज में, यानी कि इंटरेस्ट पे जो गवर्नमेंट करती है सरकार का सबसे पैसा इंटरेस्ट में जाता है। उसके बाद राज्यांश यानी कि जो केंद्र के जो टैक्स होते हैं उन टैक्सेस में जो राज्यों की भागीदारी होती है उसमें जाता है तो दूसरे नंबर पर। उसके बाद बात करते हैं हम केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, यानी कि जो सेंट्रल सेक्टर की जो योजनाएं होती हैं उनमें जाता है। उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं उनमें, और उसके बाद जो वित्त आयोग की अनुसंस्थाओं के द्वारा केंद्र और अन्य राज्यों के मध्य जो होता है उसके मध्य में जाता है। कुछ और फैक्ट दिए गए हैं 2070 के लिए, बताया कि 2070 तक हम नेट जीरो के लक्ष्य को पाना है अपने एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद बताया गया है कि पीएम सूर्योदय योजना में प्रति माह 300 यूनिट बिजली पाने में 1 करोड़ लोगों को सहायता दी जाएगी। ठीक है, बजट में ये घोषणा, मतलब ये पीएम सूर्योदय योजना तो पहले ही आ गई थी, लेकिन ये डेटा दिया है कि प्रति माह 300 यूनिट लोगों को बचाने के लिए 1 करोड़ लोगों को इसमें सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगला बताया है पीएम गति शक्ति योजना द्वारा 3 बड़े रेलवे स्टेशन जो रेलवे कॉरिडोर्स हैं उनकी स्थापना करी जाएगी। पीएम गति शक्ति योजना ये वही है जहाँ जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें बहुत बड़े पैमाने पर
जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण के लिए यूविन प्लेटफॉर्म शुरू करा गया है। ठीक है, तो हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ये दिख जाए कि यूविन जो प्लेटफॉर्म है वो किससे रिलेटेड है, तो मिशन इंद्रधनुष जिसके थ्रू हम वैक्सीनेशन करते हैं, इस यूविन प्लेटफॉर्म के द्वारा हम इस मिशन इंद्रधनुष वाली सारी डेटा को वहां पर कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आयुष्मान भारत में जो आशा कर्मी हैं, आंगनबाड़ी हैं और जो सहायिका हैं, अन्य जो सारी सहायिका पदों पर हैं, उन सभी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है उसके अंतर्गत शामिल करा जाएगा। ठीक है, अगर पीएम आवास की बात करें, जो पीएम आवास योजना है, इसके तहत जो टोटल जिन लोगों को घर अलोकेट कर रहे हैं उनकी संख्या अब 5 करोड़ है। पहले ये 3 करोड़ का आंकड़ा था, अब इसमें 2 करोड़ और इंक्रीज कर दिया है, तो अब ये टोटल हो जाएगा 5 करोड़ लोगों को आवास मिलेगा पीएम आवास योजना के तहत। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को बजट में मिला है, किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, इसका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो जो टॉप 5 मिनिस्ट्रीज हैं मैंने उनको आपके लिए यहाँ पर दिखाया है। तो जो रक्षा मंत्रालय है उसको 6.2 लाख करोड़ में ये डेटा है, तो 6.2 लाख करोड़ के साथ रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। उसके बाद सड़क व राजमार्ग मंत्रालय, उसके बाद उस पर उसको 2.78 लाख करोड़ मिला है। रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़ मिला है। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों का जो मंत्रालय है उसको 2.13 लाख करोड़ मिला है। और जो गृह मंत्रालय को मिलता है 2.03 लाख करोड़ रुपए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऑर्डर में भी आ सकता है। तो इतना तो बस, क्योंकि बजट बहुत छोटा सा था, पूरा जो बजट भाषण था मंत्री जी का वो पूरा ऑलमोस्ट बस 1 घंटे का था, ज्यादा बहुत कुछ नहीं दिया था। जब नई सरकार चुनेगी तब सर्वे आएगा, उसमें बहुत सारी डिटेल में सारी चीजें आएंगी। लेकिन जो छोटी सी एक रिपोर्ट पेश करी गई थी, छोटा सा एक डॉक्यूमेंट आया था, उससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ कवर कर लिए थे। इसी प्रकार अब कुछ इकोनॉमिक सर्वे के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी हम देख लेंगे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जिस शीर्षक के द्वारा जिस रिपोर्ट को जारी करा गया, उस शीर्षक का नाम था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू जनवरी 2024। इस नाम से इस इकोनॉमिक सर्वे को, इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करा गया था। इकोनॉमिक सर्वे को देखो रिलीज कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है वो उसको तैयार करता है। और ये तैयार किसने करा, तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.ए. नागेश्वरन जी हैं, उनके और उनकी टीम के द्वारा इसको तैयार करा गया। इसमें कुल 2 चैप्टर हैं, कुल 2 अध्याय हैं इसमें। अब हम कुछ जो डेटा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बताया गया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि जो जीडीपी की समृद्धि दर है, वो 7.2% से अधिक ही होगी। ठीक है, कई जगह आपको ये 7.3% भी मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये बताया गया है कि 7.2% से ज्यादा ही जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। ठीक है, अगर मार्च 2023 तक घरेलू वित्तीय संपत्ति की बात करें, तो ये जो 2019 के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे, तो मार्च 2023 तक ये जो घरेलू संपत्तियां थी ये हो गई थी 103.1% के समथिंग, यानी घरेलू संपत्तियों में काफी वृद्धि हुई है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, जब हम भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी समृद्धि की बात करते हैं, ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो 7% थी। वहीं पर अगर हम ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में पूरे वैश्विक स्तर पर समृद्धि दर को देखेंगे तो वो केवल और केवल 2% है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2027 तक जो अर्थव्यवस्था है हमारी, ये बताया गया है, ये विजन लिया गया है, बताया गया है कि 2027 तक हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जो हमारा लक्ष्य है और ये $5 ट्रिलियन का करने का, इसको 2027 तक ये हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और इसी तरह 2030 तक के लिए विजन रखा गया है कि 2030 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, अब भारत को यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोनॉमी बन गया है। फिनटेक इकोनॉमी का मतलब ये यहाँ पर, यानी कि जहाँ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का यूज करा जाता है, जैसे हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, तो इन मामलों में भारत तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोनॉमी बन गया है। इस तरीके से इस संदर्भ में पहला जो देश होगा वो टॉप पे है यूएसए, उसके बाद यूके, उसके बाद इंडिया तीसरे पर आता है। ठीक है, और अगर शेयर बाजार में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 4थे नंबर पर आया है, और 4थे नंबर पर इसने अपनी रैंक को बढ़ाया है हांगकांग को पीछे करके। अभी इसने शेयर मार्केट के मामले में हांगकांग को पीछे कराया है और भारत 4थे नंबर पर आ गया है। और कुछ फैक्ट की बात करें तो ये विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो $600 बिलियन हो चुका है। ठीक है, अगर श्रम बल में महिला भागीदारी की बात करें तो 2022-23 में 37% तक बढ़ गई है। और उच्च शिक्षा में महिला वृद्धि की बात करें तो जो कि फाइनेंशियल ईयर 2001 में 6.7% थी, वो अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में 27.9% या फिर ऑलमोस्ट हम कहें तो 28% तक बढ़ गई है। इस तरह से ये जो इकोनॉमिक सर्वे और जो हमारा अंतरिम बजट आया था, इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई पॉइंट नहीं बचता जो आपको कहीं और से पढ़ना हो। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं उससे पहले जब तक नया बजट इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ जाता, इसको आप पढ़ के जाएं। यहाँ से जो भी अगर पॉइंट आना होगा वो यहीं से आएगा और आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको कोई और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।